बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। इस 10-15 मिनट की वीडियो जो भी है बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। अगले तुम्हारे 1 साल 2 साल तो दोनों साल सेव कर सकते हो तुम बहुत अच्छे से, बस अगर इस चीज को फॉलो कर लिया। नहीं तो वही दिन आएगा फिर से 12th के बाद और तुम पछताओगे। देखो आज अगर सीरियस होकर ये फॉलो कर लिया ना तो 2 साल बाद 1 साल बाद तुम काश नहीं बोलोगे। यार 1 2 7 ये सब इस ऐसे ही अप्रोच को फॉलो करते हैं आज के टाइम पे। मैं पीडब्ल्यू पे मेंटरशिप कर रहा था और वहां पे मैंने क्या देखा कि जो 11th के बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है एक चीज को लेकर। दे आर वरीड अबाउट कि स्कूल और कोचिंग को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि दोनों में मेरा क्या बहुत सारा टाइम चला जाता है। जो तो इस तरह की क्वेरीज आ रही है। तो ये प्रॉब्लम काफी सारे बच्चों को मैंने देखा कि फेस कर रहे थे और काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, तो इसको देखो और फॉलो करना। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा मिथ को क्लियर करूंगा, मिथ बस्ट करूंगा कि मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे बोर्ड्स में तो कम आएंगे ही ना। तो गाइस मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया है नीट 2023 में, और अगर नहीं जानते हो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। सबसे पहले आज की ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो कि नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। और तो और जेईई स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है जो कि अभी 11th या 12th क्लास में है। तो इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और मैंने यहाँ तक कि अपने उन फ्रेंड से भी पूछा जिन्होंने दोनों में फोड़ा है। नीट के भी टॉपर्स रहे हैं और जो बोर्ड्स के भी टॉपर्स रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने 97% बोर्ड में और 695 नीट में स्कोर किया है, 700 स्कोर किया नीट में अलॉन्ग विद बोर्ड्स। तो इनके भी सजेशंस आपको मिलेंगे और साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को अच्छे से देखना और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है फॉलो करना। भाई बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं सारी चीजें समझा दूंगा और साथ ही साथ लास्ट में एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट होने के बावजूद आप 5 to 6 आवर्स डेली का सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाओगे। अब वो आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो वो आपको देखना है। अब इस पे आते हैं। ये देखो हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट है, ठीक है। कौन सी? एक रेगुलर स्कूल गोइंग और एक डमी स्कूल, ठीक है। पहले मैं डमी स्कूल को कवर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो डमी स्कूल होने का एक फायदा तो सबसे बड़ा ये है कि इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, यानी कि इनके पास क्या है, टाइम है। इसके पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्कूल जाना है नहीं तो वाला टाइम सेव हो सकता है। लेकिन इन बच्चों के पास एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? इनके पास डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज ज्यादा है। जब हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल एक फिक्स्ड शेड्यूल हो गया कि डेली जाना है, डंडा रहता है तो डंडे में काम भी अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई डंडा ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या है, टाइम वेस्ट होना एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर इन बच्चों ने अगर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, टाइम अगर यूज कर लेते हैं अच्छे से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अगर इनको नहीं होता है, अगर अच्छे से इन्होंने प्रॉपर शेड्यूल वे में पढ़ाई कर ली तो काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे डमी स्कूल वाले बच्चे। क्योंकि इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कि इनको ना ही आने जाने की प्रॉब्लम है ना ही कोई और चीज है। तो डिस्ट्रैक्शन अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे ये बच्चे। लेकिन देखा क्या जाता है कि जितने भी मैक्सिमम सिलेक्शन और जितने भी टॉप रैंकर्स है ना वो रेगुलर स्कूल गोइंग होते हैं। हाँ तुम खुद उठा के देख लो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फिफ्थ रैंक कहीं के भी उठा के देख लो, किसी भी नीट ईयर के या फिर जेई के भी, रेगुलर स्कूल गोइंग ही होते हैं वो बच्चे। अब उसका भी क्या रीजन है वो भी आगे पता चलेगा और क्या तुम्हें करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। बहुत वीडियो में बने रहो, देखो आगे पता चल जाएगा तुम्हें। तो आज की वीडियो डमी स्कूल पे तो है नहीं, तो रेगुलर स्कूल पे है, तो इस पे बात करते हैं। इसके लिए यही था, ये मैंने बता दिया। अब देखो जो रेगुलर स्कूल गोइंग है वो किस तरह के बच्चे हो सकते हैं। दो तरह के बच्चे वो भी हो सकते हैं। किस तरह से? जो एक तो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं एक तो, और एक जो अदर्स जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने अदर्स में डाल दी। तो ये है। अब देखो इन दोनों के लिए ही तो रेगुलर स्कूल है ना, यानी कि 11th 12th की जो पढ़ाई कराई जा रही है वो इन दोनों ही तरह के बच्चों के लिए कराई जा रही है, जो इस चीज को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो इस चीज को नहीं कर रहे हैं और चीजों में और फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो यार तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे लिए ये इसकी क्या वैल्यू है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन बच्चों को इसकी क्या जरूरत है। समझना बात को। ये तुम्हें 12th के बाद पता चलेगा कि ये तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि इसमें तुम्हारे मार्क्स कितने थे, बोर्ड्स में तुम्हारे कितने मार्क्स थे, कोई नहीं पूछ रहा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब 11th में आप आते हो तब सबसे बड़ी एक गलती हो जाती है हमसे, जो कि मेरे से भी खुद 11th में हुई थी, जो कि इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो बोर्ड्स को उनसे उनसे हड़बड़ी में कुछ होता नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि दोनों चीज ना सही कम से कम एक चीज अच्छी कर लेता हूँ। वो क्या करते हैं, बोर्ड्स के लिए या फिर 11th क्लास के लिए, क्योंकि 11th में बच्चे भी होंगे, तो 11th या फिर बोर्ड्स के लिए इनको जो टाइम है वो मच मच मोर देन द नीट देने लग जाते हैं, या फिर नीट को तो भूल ही जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, उसका कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, मतलब इन्हें देना नीट है लेकिन इनकी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो होती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है जो कि आपको नहीं करनी है। अब इस बात से एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है जिसको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। तो यार मैंने खुद अपने साथ के बच्चों को ये कहते हुए देखा है, मैं अगर नीट की प्रिपरेशन करूंगा तो यार स्कूल में कैसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो भाई आज के टाइम में अगर तुम स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, स्कूल क्लास 11th और 12th में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम नीट को भी धोखा दे रहे हो, ये बात मान लो। क्योंकि नीट और बोर्ड्स में या फिर नीट और क्लास 11th और 12th में क्या ही फर्क है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जो स्कूल होता है इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच रहती है और नीट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहती है। कंसेप्ट तो सेम ही है ना, कंसेप्ट तो वही आ रहा है आज के टाइम पे, शायद तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है।
अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लिए ना तो अपने आप ही तुम सब्जेक्टिव वे में भी आंसर को पोर्ट्रे कर पाओगे, क्योंकि आता तो तुम्हें है ही इस कंसेप्ट, उसको तुम्हें बनाने में कितना टाइम लगेगा। आंसर अगर बना के भी लिख दोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे बोर्ड्स में भी। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, बहुत बच्चों ने किया है और करते हैं। भाई तुम्हें एडवाइस लेनी है तो लो और उसे अच्छे से फॉलो करो, नहीं तो तुम सोचते ही रह जाओगे और करने वाला कर भी जाएगा। तो यार एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा विच आई फाउंड बाय माई ओन एनालिसिस, कि आज का जो ट्रेंड है ना नीट का, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो बेस्ट अप्रोच नीट के लिए होगी, आप जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि सब्जेक्टिव वे में कॉन्सेप्ट लर्न करो और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू के क्वेश्चन करो अलोंग विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू के क्वेश्चन जो कि नीट में आएंगे, वो नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए वो भी करो, और सब्जेक्टिव वे में कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। अगर इस तरह से आप करोगे जो कि स्कूल में कराए जाते हैं वैसे, इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में लेकर चलोगे ना, तो ही आप बेस्ट परफॉर्म करोगे नीट में। यार इस एडवाइस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जितने भी टॉपर्स जो नीट के तुमने देखे, ये अपने स्कूल में भी टॉप मार लेते हैं और नीट में भी टॉप मार लेते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद प्रूफ देख लो ना। ये जितने भी ज्यादातर बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, ये फ्रेशर्स होते हैं अलॉन्ग विद 12th होते हैं। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिस फेज में अभी तुम होना, यानी 11th एंड 12th, भाई तुम बहुत ही सही फेज में हो। मतलब तुम बहुत ही लकी होगे अगर तुमने ये बात मेरी समझ ली, क्योंकि यही चीज बाद में तुम्हें फील होगी। और तुमने अगर इस चीज को अभी समझ लिया है, तुम कई सारे साल अपने बचा सकते हो। और वही होता है कि हम समझते ही नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम होती है हमारे अंदर ऐसी फीलिंग है कि हमारे को ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही होती कि हमें आगे करना है ये चीज, तो मैं अभी से क्यों ना करूं। ये चीज होती है, लेकिन इसी चीज को तुम्हें नहीं होने देना है। तो यार इस वाली एडवाइस पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगाया, क्योंकि ताकि तुम ये चीज समझ लो यार, क्योंकि ये चीज इस टाइम समझ में आती नहीं है और फिर बाद में हमारे को पछतावा होता है। और सबसे ज्यादा इजी जो होता है ना सिलेक्शन लेना, वो इसी टाइम होता है जस्ट आफ्टर 12th। तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम टॉप रैंक भी फोड़ सकते हो आराम से। ड्रॉपर्स भी फोड़ते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि ड्रॉपर्स नहीं फोड़ते। ऑलवेज देयर इज एन एक्सेप्शन। तो हर चीज पॉसिबल होती है, लेकिन तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एज इस बात का होता है कि तुम साथ साथ स्कूल भी कर रहे होते हो, तो तुम्हारी एनसीईआरटी भी काफी अच्छे से होती है। और आज के टाइम पे एनसीईआरटी लेवल पे ही सब कुछ पूछा जाता है। समरी क्या है इस पूरे डिस्कशन की, वो ये है कि नीट पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा फोकस करना है बोर्ड्स के कंपैरिजन में। देखो यार बोर्ड्स के लिए अगर तुम लास्ट बोर्ड्स यानी कि 12th में अगर आओगे, तो 12th में अगर तुम लास्ट के 1-2 महीने भी अगर तुमने नीट के लिए अगर प्रॉपर पढ़ा है, तो लास्ट के 1-2 महीने बोर्ड्स के लिए बहुत ही एनफ होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने 97% बोर्ड्स में स्कोर किया, 90%, 85% ऐसे ऐसे स्कोर, बाद में नीट में भी टॉप की रैंक फोड़ी है। तो ऐसे बच्चों ने बताया, यूं ही नहीं कह रहा है। तुम्हारे को स्कूल में इन्वॉल्वमेंट कम रखनी है और नीट के लिए ज्यादा अपनी पढ़ाई करनी है। अब तुम कहोगे कि टीचर्स क्या बोलेंगे, तो वाला मिथ मैंने पहले ही बस्ट कर दिया कि तुम्हारे स्कूल में खराब परफॉर्मेंस होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम अपने बस टीचर को, स्कूल टीचर को स्कोर लगा दिखा दो, अपने टेस्ट में स्कोर अच्छे लाओ, अपने क्लास में भी परफॉर्मेंस अच्छी रखो। तुम अपने स्कूल टीचर को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओगे, अपने टेस्ट के अच्छे मार्क्स दिखाओगे ना, तो अपने आप ही टीचर कुछ नहीं बोलेगा और टीचर खुद सपोर्ट करेगा। देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये, यानी कि एक तो तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में डिफरेंट सिलेबस चल रहा हो, या फिर सेम सिलेबस चल रहा हो। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि स्कूल में मान लो तुम्हारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में, और कोचिंग में तुम्हारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो तुम बेस्ट चीज क्या कर सकते हो दोनों को मिला के, क्योंकि करना तो तुम्हारे को दोनों। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर तुम्हारे को टीचर क्या करा रहा है, स्कूल में नोट्स लिखवा रहा होगा, है ना, और साथ ही साथ क्या करना है, इसके लिए तुम्हारे को एनसीईआरटी करनी है, ये चीज करनी है एनसीईआरटी। तो तुम क्या करना कि जब स्कूल में ये चीज चल रही है, तो स्कूल पे जो भी नोट्स करवाए वो करना अच्छे से, जो लेक्चर बता रहे हैं वो अच्छे से करना, वो स्कूल में कराया जा रहा है। उसके साथ एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन सब कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ भी लेना। जब तुम सीबीएसई के क्वेश्चन करोगे, तो उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और लर्न होंगे, तुम्हारे को अच्छे से याद होंगे। तो वो चीज किसमें हेल्प करेगी, तुम्हारी नीट में। ठीक है, अब देखो इसी टाइम तुम्हारा कोचिंग में क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है। तो ऑर्गेनिक पे क्या कर लेना, यहाँ तुम्हारे को लेक्चर नोट्स लेने अच्छे से, तो नोट्स को तुम रिवाइज करोगे, साथ साथ डीपीपीस को करोगे, और साथ ही साथ मॉड्यूल करोगे, है ना। और इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स और क्या है हमारे पास, इसके अलावा है पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज। ठीक है, ये चीज। अब जब तुम ये चीज यहाँ कर रहे हो ऑर्गेनिक में, और जब एक टाइम आएगा जब स्कूल में ऑर्गेनिक हो रही होगी और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे कोचिंग में हो रहा होगा, तो इस टाइम जब ये वाला चीज आएगा, तो तुम्हारे को कोचिंग में जैसे मान लो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आ गया, तो इस टाइम तुम्हें क्या करना है, सिर्फ के सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करनी है। उस टाइम पे एनसीईआरटी को रिवाइज करनी है फिर से। सीबीएसई के क्वेश्चंस रिवाइज करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी को अगर रिवाइज कर लिया और फिर उसके बाद कोचिंग में जो चीज कराई जा रही है वो चीज कर ली, तुम्हारे को दोनों कवर हो गए। तुमने स्कूल में भी टॉप कर दिया, स्कूल में भी एक तरह से टॉप कर दिया, और नीट में भी टॉप कर दिया। देखो इस तरह का अप्रोच रखना है तुम्हारे को इस तरह का शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे तुम मेंटेन कर पाओ दोनों चीज। क्योंकि भाई नीट करना है तो ये भी करना ही है, एनसीईआरटी तो करनी है ना, तो वो तुमने स्कूल लेवल पे कर ली थी, और जब इसमें इसका टाइम कोचिंग में आया, तो कोचिंग से तुमने नोट्स वगैरह और क्वेश्चन वगैरह डीपीपीज वगैरह ये सब कर ली, जिससे कि तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो गई नीट के लिए भी, और स्कूल के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई।
ठीक है, तो इस तरह का चलोगे तो दोनों में टॉप कर जाओगे, इस तरह करोगे तो। अब मान लो कि सेम सिलेबस चल रहा है, स्कूल में भी तुम्हारा मान लो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, कोचिंग में भी वही चल रहा है, तो तुम क्या करना, मेरी एक पर्सनल एडवाइस फिर से है कि तुम क्या करना कि पहले ना कोचिंग के नोट्स को, कोचिंग के लेक्चर्स को लेके जाना। उससे क्या होगा, जब तुम स्कूल में जाओगे ना, तो स्कूल से ज्यादा तुम पहले ही कोचिंग से अच्छे से समझ के आ चुके हो, स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी टीचर को भी, जिससे कि तुम्हारे टीचर भी तुम्हारे सपोर्ट करेगा। अगर तुम कभी स्कूल नहीं भी जाते हो, छुट्टी भी मारते हो, जिससे कि तुम नीट पे घर पे तैयारी करो, तो उसमें भी सपोर्ट करेगा तुम्हारा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और वो ऐसे ही अच्छा रहेगा कि तुम पहले से अगर पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे स्कूल में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, एनसीईआरटी वहाँ पे अच्छे से कर ली, एनसीईआरटी लेवल पे जो भी नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं सब कुछ कर लिया, और घर से तुम अपना कोचिंग तो कर ही रहे हो। तो ये करना, ये चीज रखना, सेम सिलेबस अगर होता है तो। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं है, इसमें भी प्लस पॉइंट है ये कि यहाँ देखो, दो बार अगर ये दोबारा से मतलब स्कूल टाइम के आने के बाद फिर कोचिंग पे जब आएगा यही टॉपिक, तो तुम्हारा एक तरह से रिवीजन भी तो हो गया है ना। सो गाइस, अगर तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम टेबल कोई हो सकता है तो वो इस तरह का हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना है, लेकिन इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करो। देखो टाइम टेबल क्या है, पहले 7 घंटे तो तुम्हारे स्कूल में गया, अभी वही बताऊंगा कि कैसे नहीं जाएगा, वही बताऊंगा, देखना। अभी स्लीप में कितना जाएगा तुम्हारा, 6 आवर्स वहां चला गया, मौज मस्ती तुमने 1 घंटे की मौज मस्ती भी कर ली, 3 से 4 घंटा तुम्हारा किस में जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, लेक्चर्स ले रहे हो उसमें कोचिंग में जा रहा है। इसके बाद भी अगर तुम जोड़ो तेरा, ये देखो कितना हो गया, 18 आवर्स तो ये टोटल हो गए, है ना। तो 24 आवर्स माइनस 18 आवर्स कितने हो गए, 6 आवर्स, 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी, देख रहे हो। तुम्हारे पास 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो कि तुमने लेक्चर्स भी ले लिए, स्कूल भी खत्म कर लिया, स्लीप भी ले ली, मौज मस्ती भी कर ली, उसके बाद से बाद भी 6 आवर्स का तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो कि तुम्हारे को अगर नहीं भी लगाना है तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। मान लो 1 से 2 घंटे हो गया, और यहाँ पे भी मान लो तुमने स्लीप में भी 6 से 7 घंटे की नींद ले ली, यहाँ से भी हटा दिया, तो भी तुम्हारे पास 4 घंटे, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है। सेल्फ स्टडी, इतने में सब कुछ हो सकता है भाई। हाँ, इतना ही करना है। सेल्फ स्टडी का अगर तुम्हारे को 3 से 4 घंटा मिल रहा है, सिर्फ सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ, इसमें कोचिंग एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अगर इसके लिए तुम्हारे को इतना टाइम मिल रहा है तो तुम आराम से नीट फोड़ दोगे, ठीक है। तो और ज्यादा जरूरत भी नहीं, तो अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से बनाओ। तुम ऐसे कर सकते हो, स्कूल से पहले 1 घंटा निकाल लिया सुबह उठ के, ठीक है, तो सुबह उठ के अगर 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, तुम बोलोगे यार इसमें खाना खाने का टाइम और चीजों का टाइम कहाँ गया, तो भाई ये जो 1 घंटा 2 घंटा दिया है तो उसमें ही खाना है, और बाकी इन सब चीजों में तुम्हारे को टाइम मिल ही जाता है। नहीं है कि तुम जो 4 to 5 आवर्स है सेल्फ स्टडी के, उसमें तुम खाना नहीं खा सकते, तुम खाना भी खा सकते हो 20 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गैप भी तो लेना होता है ना, उनके बीच में तुम गैप भी थोड़े बहुत ले सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे को अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और देखो कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ, स्कूल टाइम जो है 6 से 7 आवर्स का, मैक्सिमम जितना तुम कर सकते हो, मैक्सिमम तुम्हारा स्कूल का वर्क यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्कूल वर्क यहाँ पे तुम्हारे को मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना है, अगर थोड़ा बहुत भी बचता है तो इसी टाइम में तुम्हारे को बाद में करना पड़ेगा, लेकिन तुम अपना मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम स्कूल वर्क है वो स्कूल के टाइम पे ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा। और स्कूल में भी टाइम मिल जाता है, मुझे पता है, लाइब्रेरी के भी पीरियड्स लगते हैं, स्पोर्ट्स के पीरियड्स लगते हैं, और भी चीज़ों के गैप भी मिल जाता है कई बार, तो वहाँ से काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर तुम कर सको तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो डीपीपी यहाँ करने वाले हो, इसको तुमने यहीं कवर कर लिया, ये कर सकते हो। और तुम जो 4 आवर्स की जो सेल्फ स्टडी करने वाले हो, इसमें तुम्हारे को यही डीपीपी करना है, नोट्स करने हैं, रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तुम टाइम दे चुके हो ऑलरेडी, तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। अगर इस तरह से करोगे तो अपना शेड्यूल फिक्स करोगे, टारगेट बनाओगे डेली का कि ये करना होता है मेरे को, डेली का एक टारगेट रखो कि ये करना है, वीकली टारगेट भी बना सकते हो, और उससे भी डेली का टारगेट सेट करो और अच्छे से करो, तो ये बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल हो सकता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपने टाइम टेबल बनाने के लिए अच्छा सा। और तो और अगर ट्रैवल करते, मान लो स्कूल जाने में टाइम भी लग रहा है और ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें भी तुम ट्रैवलिंग का टाइम यूज़ कर सकते हो। ट्रैवलिंग का टाइम तुम यूज़ कर सकते हो रिवीजन के लिए, तुम रिवाइज कर सकते हो नोट्स को, या फिर स्कूल का काम भी रिवाइज कर सकते हो, तो वो तुम ट्रैवलिंग के दौरान कर सकते हो। मैंने भी किया है, और मैं काफ़ी सारे बच्चों को भी देखा है जो कि ट्रैवल के टाइम पे करते हैं, यानी कि चाहे वो बस में हो चाहे मेट्रो में हो, पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। देखो आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, बस यही है, फर्क ये रहेगा कि उस टाइम एक प्रेशर भी रहेगा, अभी उतना प्रेशर नहीं है, अच्छे से अगर फ्लो में भी ले जाओगे, कंसिस्टेंटली कर जाओगे तो कर जाओगे, बाद में फिर थोड़ा बर्डन पड़ेगा और कुछ नहीं। अब होगा क्या ये चीज़ करने से, ये चीज़ अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर ली, अच्छे से तुमने टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है पता है, ये चीज़ होने वाली है, अल्टीमेटली ये चीज़ होने वाली है, अल्टीमेटली तुम नीट भी कर लोगे, बोर्ड्स भी कर लोगे, ठीक है। और क्या होगा, ये चीज़ होगी, ये और ये, तो ये चीज़ होगी, तो कर सकते हो ना। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आइडिया दे दिया कि किस तरह से तुम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब इन्हीं चीज़ों से अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे अलग अलग टाइमिंग्स हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारे लेक्चर मॉर्निंग में आ रहे हो, तुम दोपहर के स्कूल में जाते हो, तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सेट होगा, तो तुम वो चीज़ कर लेना, ठीक है। बाकी इसका अल्टीमेट चीज़ यही होने वाला है, अल्टीमेट रिजल्ट यही आने वाला है, अगर तुमने इसको कंसिस्टेंटली कर लिया तो।
तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैंने इसमें सब कुछ बता दिया जो कि तुम्हारे को नीट 2025 नीट 2026 के लिए करना होगा, ठीक है। और अगर कोई जेई का स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी, मुझे पता है। तो ये वीडियो लंबी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। तो अब बस लग जाओ और कर लो, फोड़ दो, क्योंकि यार कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो अब करना पड़ेगा अगर करना है। सो गाइस, इस वीडियो में यही था, चलता हूँ, इस वीडियो से भी मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।